तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू किंग सेवन ब्लड आइजैक के सेवन पिक का डिसाइपल बन चुका है और उसने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, जिसे डीमन हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जू किंग अपनी टीम के साथ नाइट डव कैंप पर अटैक कर देता है और वहाँ के कमांडर को मारने के लिए उसने मर्मेड क्लैन के प्रिंस से भी दुश्मनी मोल ली। फाइनली वो अपने फैमिली, अपने दोस्त और स्पेशली मिस्टर ली को याद करके अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर चुका। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेवन ब्लड आइजैक के छठे पिक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम वज्रासेक के एंसेस्टर को देख पाते हैं। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है कि हमारा वज्रासेक तो पूरी तरह से खाली हो गया। इस बंदे को देने के लिए तो मेरे पास ज्यादा एक्सपेंसिव तोहफा भी मौजूद नहीं है। चलो मैं अपनी किताबें चेक करता हूँ, शायद इसमें हेवन की चोजन वन को हटाने का कोई तरीका लिखा होगा। मगर पूरा दिन बुक को पढ़ने के बावजूद भी उसे अपने बुक में एक तरीका भी नहीं मिलता जिससे वो सन ऑफ डेस्टिनी को हरा पाए। हर बार बस उससे भिड़ने वालों की ही मौत हुई थी। सो गाइस, एंसेस्टर के मुताबिक जू किंग नियति का बेटा है और इसलिए उसे रास्ते से हटाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और उतने में वहाँ के हॉल का डोर ओपन होकर छठी पिक के स्टीवर्ड शियान यून उसमें से बाहर आ जाते हैं। वेल, ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की लेट स्टेज पर पहुंच चुका था और भाई साहब उन्होंने तो आते साथ ही एंसेस्टर के मुंह पर ही उसे इग्नोर मारा। वो तो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे मानो एंसेस्टर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो एंसेस्टर उससे कहते हैं, मेरे दोस्त शियान यून, अरे यार कितने दिनों बाद हमारी मुलाकात हो गई, क्या तुम मुझे हाय हेलो भी नहीं बोलोगे? खैर, मैंने तुम्हें जू किंग के बारे में बताया था, क्या तुमने उस मैटर पर कुछ सोचा है? जिस पर शियान यून कहते हैं कि हमारे सेक्ट में स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव कर सकता, इसलिए हम उस जू किंग को बेवजह खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एंसेस्टर उसे समझाने लगे कि मेरे भाई, मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड में पढ़ा था कि जू किंग जैसे बंदों को सन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। इन्हें इतने सारे ग्रेट फॉर्चून्स हासिल होंगे कि इनकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बंदा अगर ऐसे ही पावरफुल बनता गया तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इतना ही नहीं, वो तुम्हारे सेवन ब्लड आइजैक पर भी तबाही लेके आएगा। जिस पर शियान यून कहने लगे कि वो एक मामूली सा डिसाइपल है, भला तुम्हारे वज्रासेक और मेरे सेवन ब्लड आइजैक को तबाह कैसे कर सकता? तो एंसेस्टर उसे समझाने लगे कि एंशिएंट रिकॉर्ड में नियति के बच्चों के बारे में ऐसे कई सारे डिटेल लिखे गए हैं। हालांकि एल्डर शियान यून को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहते, मेरे दोस्त लिंगजी, अगर तुमने किताबें छोड़कर कल्टीवेशन पर ध्यान दिया होता तो तुम कब का ही अपर लेवल पर पहुंच जाते, लेकिन तुम तो अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अर्ली लेवल पर हो। तो एंसेस्टर लिंगजी ने अपना ट्रेजर बॉक्स उसके सामने ओपन कर दिया। अब कल्टीवेटर्स की तो आदत है, वो कभी किसी ट्रेजर को मना नहीं कर सकते। तो एल्डर उसे एक्सेप्ट करके कहने लगा कि ठीक है, मैं जू किंग को थोड़ा सा धमका दूंगा कि उसने दूसरों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही एंसेस्टर ने दोबारा से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ जू किंग सेकंड पिक के मेडिसिन हॉल में पहुंच गया था। उसने रिफाइन की हुई व्हाइट पिल्स वहाँ के एल्डर को काफी ज्यादा पसंद आई, तो तुरंत ही उन पिल्स को परचेस कर लेता है। वहीं पर जू किंग ने उन्हें अपने हर्ब्स की लिस्ट दे दी जो कि वो यहाँ से परचेस करना चाहता था। वहीं पर वो एल्डर बताता है कि सारे हर्ब्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, बस एक को छोड़कर सोल स्टेबलाइजिंग ग्रास हमारे पास मौजूद नहीं। उस बंदे ने ऑलरेडी ग्रास को खरीद लिया। वेल, उस बंदे का नाम था हुआंग। इसे वैसे तो हर्ब्स का जरा भी नॉलेज नहीं था, मगर वो इस सारी शॉपिंग अपनी सीनियर के लिए करने आया था। वेल, ये बंदा वाटर डिवीजन के लिए काम करता है। वो जू किंग को बता रहा था कि ये सारे हर्ब्स मैं अपनी सीनियर के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हें ये वाला हर्ब चाहिए था ना? ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि इस हर्ब का यूज किस चीज के लिए किया जाता। तो जू किंग उससे कहने लगा कि ये सोल स्टेबलाइजिंग हर्ब दूसरे मेडिसिन के इफेक्ट को बूस्ट कर सकती, साथ ही इससे स्किन भी मॉइस्चराइज होती है। और हाँ, एक बात और, तुम मेरे काफी करीब आकर बात कर रहे हो। उतने में हुआंग ने वो हर्ब जू किंग के हाथ में थमा दिए। जू किंग उसे बताता है कि मैं अनजान लोगों से कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर वो अपने उसी किलर वाले अंदाज में हुआंग के गले को घूरे जा रहा था। तो हुआंग अपने टोकन के जरिए उसकी सीनियर को मैसेज भेजता है कि सीनियर, एक बंदे ने मुझे बताया कि मेरा गला काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता। इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। जू किंग भी हर्ब लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उतने में एक बंदी वहाँ पर पहुँच गई। इसका नाम था मूशिंग और ये सेकंड पिक की कोर डिसाइपल थी। उसने आते साथ ही जू किंग ने सेल की हुई व्हाइट पिल्स को चेक किया, जिनकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी कि वो शॉपकीपर को बता देती है कि ये बंदा जितने भी व्हाइट एलिक्सर सेल करेगा वो सब मैं खरीदूंगी। वही
दूसरी तरफ जूकिंग को चेन अर्नियो का मैसेज मिला। वो कह रहा था भाई तमाशा देखने पहुंच जाओ। दरअसल डिस्पैच डॉक पर दो टीम्स के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही थी। वैसे तो जूकिंग और चेन अर्नियो का काम था इन लड़ाइयों को रोकने का, मगर इन लोगों को तो ये फाइट देखकर ही मजा आ रहा था। चेन बनाना खाते हुए बताता है कि अगर ये झगड़े ज्यादा बढ़ गए तो ही हम इंटरफेयर करेंगे, तब तक ये वाला टाइम पास भी अच्छा है। इतना ही नहीं, ये दोनों तो जो बंदे इधर उधर पुश हो रहे थे उन्हें भी लात मारकर फाइट करने के लिए वापस भेज देते हैं। यहाँ पर हुआंग भी मौजूद था और डिस्पैच डिवीजन के कैप्टन जाओ जोंगहेंग से पूछ रहा था कि बताओ तुम हमारे वाटर डिवीजन के शेयर को 50% से सीधे 10% पर क्यों लेके आ गए। और तभी डिस्पैच डिवीजन का जाओ जोंगहेंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो हुआंग से कह रहा था कि अरे पागल कुत्ता तो भौंक भी सकता है, मैंने तो सुना था कि तू अपनी सीनियर सिस्टर के प्यार में पागल हो गया। जो सुनते साथ ही हुआंग उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करके उसे नीचे पटक देता है। तो जोंग ने भी अपने थंडरबॉल की मदद से हुआंग पर स्नेक अटैक किया। उतने में जूकिंग अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके जाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका और ये बात जोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उतने में जूकिंग ने डॉग के बीचों बीच छलांग लगाकर अपने वाटर डैगर्स को सभी पर पॉइंट कर दिया, जिसके चलते एक ही सेकंड में ये सारी फाइट रुक जाती है। तभी जाओ जोंगहेंग जूकिंग को धमकाने लगता है कि तू जानता नहीं मेरे ग्रैंडफादर 7 पिक के एल्डर हैं। मगर तभी वहाँ पर एल्डर ली की एंट्री हो गई, जो कि जोंग के मुंह बोले अंकल थे। उन्होंने वहाँ आकर अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए ये अनाउंस किया कि जितने भी बंदे इस फाइट में शामिल थे उनके 3 महीने की पेमेंट को होल्ड किया जाएगा। साथ ही वो जोंग को भी उसके ग्रैंडफादर के पास ले जाने के लिए जबरदस्ती वहाँ से उठा लेते हैं। वहीं पर चेन अर्नियो बता रहा था कि यहाँ पर जो भी बंदा पर्पल रॉब में दिखेगा समझ जाओ हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। उतने में हुआंग जूकिंग का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर जूकिंग कहने लगा कि तुमने मुझे सोल स्टेबलाइजिंग हर्ब दी थी तो इसके लिए मैंने भी तुम्हारी हेल्प की। जिस पर हुआंग कहने लगा कि भाई मैं गिफ्ट लेकर अभी तेरे घर आऊंगा। जूकिंग तो उसे ना बोल रहा था, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। हुआंग तो तोहफा लेकर सीधे उसके घर पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, वो जूकिंग की वेसल की भी तारीफें करने लगा, स्पेशली उसके टेबल की जो कि मेहमानों के लिए बनाया गया था। साथ ही उसने जूकिंग की तरफ एक अंडा पास किया। वो कह रहा था भाई इसे पी के देखो मजा आ जाएगा। तभी जूकिंग उसे बताता है कि इस चेयर पर जो लास्ट पर्सन बैठा था वो ऑलरेडी मर चुका है। दरअसल जूकिंग उसे डराने की कोशिश कर रहा था, मगर हुआंग को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि शायद वो बंदा तुम्हारे लिए अच्छी वाइन नहीं लाया होगा इसलिए तो मारा गया। चल भाई अब जल्दी से खाना बना, बिना चखने के तो वाइन का मजा ही नहीं आता। जिस पर जूकिंग कहता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो हुआंग कह रहा था फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जूकिंग को इस बंदे पर गुस्सा तो बहता रहा था, वो उसे गुस्से वाले लुक भी देने लगा, मगर हुआंग ने तो उसके किलर लुक को भी फुल टू इग्नोर मारा। इतना ही नहीं, वो अब हर रोज जूकिंग को फॉलो करता था और उससे कहता चलना भाई वाइन पीते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। जूकिंग ने उसे प्यार और वार दोनों से भी समझाया, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया, मगर हुआंग तो बाज नहीं आता। उसने तो ठान लिया था कि वो जूकिंग से दोस्ती करके ही दम लेगा और फाइनली जूकिंग भी उसके लिए जबरदस्ती खाना बनाने के लिए मजबूर हो गया। अब वो खाना तो इतना बेकार था कि क्या ही बताओ, मगर जूकिंग ने हुआन को ऐसा भयानक लुक दिया कि वो बंदा उस बेकार खाने की भी तारीफें करने लगा। साथ ही उसने जूकिंग को एक पीना भी सिखा दिया था जो कि जूकिंग को भी पसंद आए। हुआंग उसे बता रहा था कि भाई ये अंडे काफी ज्यादा स्पेशल हैं, इससे तुम्हें कल्टीवेशन में भी हेल्प मिलेगी। जिसके बाद इन्होंने खाना और अंडों को काफी देर तक एंजॉय किया। हुआंग जूकिंग से पूछ रहा था कि मेरे भाई क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, जिस पर जूकिंग ने ना में जवाब दिया। तो हुआंग उससे कह रहा था कि तेरा लुक ही इतना ज्यादा भयानक है कि लड़कियां तेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। पता है मुझे मेरी सीनियर काफी अच्छी लगती है, मैं हमेशा उनके लिए गिफ्ट लेता रहता हूँ और उन्होंने भी मुझे कई सारे तोहफे दिए। मेरी सीनियर मेरी केयर करती है, मौका मिला तो मैं तुम्हें भी उनसे मिलवा दूंगा। अब अगले दिन ये लोग छठे पिक के एक शॉप पर पहुँच गए। यहाँ पर ट्रेजर्स को बेचा जाता था, तो जूकिंग ने अपने कई सारे क्रिस्टल्स वहाँ पर जमा कर दिए, मगर वो शॉपकीपर इस ट्रेजर को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि ये सारे ट्रेजर चोरी किए हुए हैं, हमें हाल ही में वज्रा सेक्ट से खबर मिली थी कि उनके ट्रेजर हॉल पर किसी ने डाका डाला और ये सारे आइटम्स उसी लिस्ट में शामिल भी हैं।
है। अब ये सुनकर जूकिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि चलो फाइनली वज्रासेक ने अपनी चाल चल ही दी। छठे पिक पर कोई तो पावरफुल फिगर है जो वज्रासेक की हेल्प कर रहा। अब मुझे आर्ग्यू करना चाहिए या फिर कोई एक्शन लेकर यहाँ से निकल जाऊं। साथ ही वो शॉपकीपर उससे कह रहा था कि छोटे भाई तुम तो काफी बहादुर हो, चोरी का माल लेकर मेरे शॉप पर चले आए। मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि चुपचाप से सरेंडर कर दो। उतने में हुआंग उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क गया। उससे कह रहा था कि तेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ, ये सारे तोहफे मैंने ही जूकिंग को दिए थे, तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे ट्रेजर को चोरी का माल बोल रहा। अब ये सुनते साथ ही वो शॉपकीपर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था अरे मैं काफी देर से यही सोच रहा था कि मोटा आखिर है कौन, ये तो वाटर डिवीजन का फालतू बंदा है, शायद ये भी वज्रासेक की चोरी में शामिल होगा। चलो जल्दी से क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को खबर भेजो। उतने में जूकिंग उस बंदे से पूछता है कि बता तो एग्जैक्टली क्या चाहता, अगर हमें अरेस्ट करवाना ही था तो तू ये काम कब का ही कर चुका होता। जिस पर वो बंदा कहता है कि चलो जितने भी ट्रेजर्स है उनकी डबल कीमत पे करके यहाँ से दफा हो जाओ, और मैं भी ऐसा दिखावा करूंगा कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। उतने में हुआंग जूकिंग से कहने लगा कि भाई इसकी बातों में मत आना, मैं जानता हूँ कि ये सब उस डिस्पैच डिवीजन के जोंग ने ही किया होगा। वो बंदा मुझसे नफरत करता है, इसी वजह से उसने शॉपकीपर को पैसे देकर प्रवोक किया ताकि मुझे बेवजह का फ्रेम किया जाए। और फिर हुआंग ने अपनी सारी स्टोरेज बैग उस बंदे के सामने खाली कर दी। वो कह रहा था कि सारा ट्रेजर मैंने अपनी सीनियर के लिए जमा किया है, तो क्या तुम इसे भी स्टोलन ट्रेजर कहोगे। और उतने में मरमेन क्लैन का प्रिंस वहाँ पर पहुँच गया। ये बंदा भी क्राइम डिवीजन को संभालता था। अब उसे वहाँ देखकर वो शॉपकीपर अपने सर्वेंट को धीरे से डांटने लगा। वो कहता है कि मैंने तो बस तुम्हें नौटंकी करने बताया था, मगर तुमने तो सच में इस बंदे को रिपोर्ट कर दिया। जिस पर वो सर्वेंट कह रहा था कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की, ये लोग तो खुद होकर ही यहाँ चले आए। वहीं पर थर्ड प्रिंस कहने लगा कि चलो यहाँ पर जो ट्रेजर्स पड़े हैं उससे ये बात साबित हो गई कि वज्रासेक में इन दोनों ने ही चोरी की थी, जल्दी से इन्हें अरेस्ट किया जाए। अब जूकिंग तो अपना नाइफ निकाल कर इसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर उतने में ही हुआंग थर्ड प्रिंस को बताता है कि ये टॉप लेवल के विंड बीस्ट के कोर्स और स्कल हैं। ये ट्रेजर मैंने खुद जमा करके मेरे सीनियर को गिफ्ट देने के लिए रखे थे। वज्रासेक की इतनी औकात नहीं कि ऐसे महंगे महंगे ट्रेजर खरीद सके। और उतने में वहाँ पर बड़ी तेज रफ्तार के साथ थंडर रिलीज करते हुए एक तलवार पहुंच गई। वेल ये है हुआंग की सीनियर, इस 7वें पिक की डायरेक्ट डिसाइपल थी और इसे सेकंड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता। दरअसल ये बंदी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुकी है। उसकी ऑरा से वो पूरा इलाका शेक होने लगा और अब हुआंग तुरंत ही उसके लिए चेयर लगा देता है। वो कह रहा था कि सीनियर ये लोग मेरे दोस्त जूकिंग और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे। इनके हिसाब से ये सारे ट्रेजर वज्रासेक से बिलोंग करते हैं। मैं कसम खा के बताता हूँ कि मैं एक इनोसेंट, लॉयल, जेंटल और केयरिंग बंदा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपनी सीनियर से ही प्यार किया और ये लोग मेरे ट्रेजर को चोरी के साथ जोड़ रहे। ये तो मेरे 8 सालों की फीलिंग्स का अपमान है। इतना ही नहीं, हुआंग तो अपनी सीनियर को भी मसाज दे रहा था और उसकी सीनियर भी उसे लाइक करती है। वेल इस बंदी ने हर एक पिक के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले बंदे को पीट दिया था और न जाने कितने ही सारे डीमंस का भी इसके हाथों सर्वनाश हो गया। लोगों को लग रहा था कि हुआंग तो अकेले इस बंदी के प्यार में पागल है, मगर आज उन्हें पता चला कि उसकी सीनियर भी उसे लाइक करती। साथ ही हुआंग ने जूकिंग को भी अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस किया। इधर वो शॉपकीपर उसके सामने सिर पटक पटक कर माफी मांग रहा था, तो सेकंड प्रिंसेस कहती कि ना तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। हाँ मैंने ही वज्रासेक के ट्रेजर हॉल को खाली किया था, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर ये बंदा डर के मारे कांपने लगता है। उतने में सेकंड प्रिंसेस उस बंदे को बताने लगी कि जरूर से तुम्हें बकवास करने का ऑर्डर मिला था, तो वज्रासेक को एक खबर भेज दो कि मैंने उनके ट्रेजर्स चुराए थे और इससे भी मेरा मन नहीं भरा। उन्हें बताओ कि 3 दिनों के अंदर वो लोग मुझसे माफी मांगे और ऐसा तोहफा भेजे जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं वज्रासेक को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जिसके बाद वो बड़े कुल अंदाज में वहाँ से निकल पड़ी। जूकिंग जो सामान बेचने आया था वो वाकई वज्रासेक से ही बिलोंग करता है, मगर हुआंग ने ये सारी प्लानिंग बनाकर जूकिंग को बचा लिया। इतना ही नहीं, वो शॉपकीपर उसे ट्रेजर की डबल पेमेंट भी कर चुका था। और जब जूकिंग वहाँ से निकला, उसने और प्रिंस ने एक दूसरे को काफी खतरनाक लुक दिया। जूकिंग ने अपनी शैडो का ट्रेस उसकी बॉडी पर रिलीज किया था, तो वहीं पर प्रिंस भी उस पर अपने मरमेन क्लैन का स्पेशल मार्क सेटअप करता है। उसे लग रहा था कि जूकिंग ने इसे नोटिस नहीं किया होगा और फिर कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी, मगर वहाँ से बाहर आते साथ ही जूकिंग की शैडो ने उस
आग को निगल लिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम वज्रासेक के एंसेस्टर को देख पाते हैं। उन्होंने अपना बचा हुआ जो भी ट्रेजर था उसे एक बॉक्स में भर के सेकंड प्रिंसेस को भेजने के लिए बता दिया। सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि वो तो अपने गोल्डन जूते भी उस बॉक्स में रख देता है। वो बंदी कह रही थी कि एंसेस्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सभी डिसाइपल्स भूखे मारे जाएंगे। तो एंसेस्टर उसे बताने लगे कि हमारा सारा प्लान फेल हो गया। शायद छठे पिक के मास्टर शियान्युन से बात करने मैंने मसले को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। उतने में वो बंदी उससे पूछती कि एंसेस्टर बताए अब आगे हमने क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहता है भागो, बस भागते रहो, हमने कुछ भी करके उस जूकिंग के हाथ नहीं लगना है। वहीं दूसरी तरफ जूली और जूकिंग को मर्मेन प्रिंस की खबर देने पहुंच गई। वो कह रही थी कि प्रिंस आधी रात में अकेले एक लोकेशन को विजिट करता है, उस वक्त कोई भी पहरेदार उसके साथ नहीं होते। तो जूकिंग ने तुरंत ही उसे रिवॉर्ड दिया। वो कह रहा था कि चलो अब शिकार करने का वक्त हो चुका है। अब अगले सीन में हमें सेवन पिक का ईवल एक्सपेलिंग टेम्पल दिखाया गया, जहाँ पर आधी रात होने के बाद मर्मेन प्रिंस पहुंच चुका था। उसी इलाके में हम जूकिंग को देख पाते हैं जो कि चुपके से उस बंदे पर नजर रखे हुए था। वेल यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसे बेड़ियों में बांध के रखा गया है। वो तो प्रिंस को जानता भी नहीं था और उतने में प्रिंस उसे बताने लगा कि इंसानों को टॉर्चर करना मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जिसके बाद उस बंदे के नाखून उखाड़ना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम इंसान मेरे रेस के बंदों को मारते आए हो, मगर मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। वो बंदा उसे बताता है कि शायद तुम्हें किसी और की तलाश थी, मैंने आज तक किसी को बुली नहीं किया। मगर प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे उसके सिर पर लगातार वार करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी मौत का इल्जाम मुझ पर नहीं लगना चाहिए, तुम मारे जाओगे क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। और फाइनली वो उस बंदे को ब्रूटली खत्म करते हुए कहने लगा कि जूकिंग अब अगला नंबर तेरा लगेगा। और तभी जूकिंग दबे पांव आकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो बंदा काफी दूर जाकर पटक गया था। जूकिंग उससे कहता है कि तेरा खून तो काफी ज्यादा गंदा है। वहीं पर प्रिंस ने गुस्से में बौखलाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश की, मगर उसी वक्त जूकिंग उस पर अपनी ब्लैक पिल से एक्सप्लोड कर देता है। हालांकि प्रिंस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था, वो तो बस जूकिंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, मगर जूकिंग उसके पेट में नी हिट करके उसे पीछे की तरफ घसीट देता है। तो उस बंदे ने जूकिंग पर पॉइजन थ्रो करना शुरू कर दिया, जिससे जूकिंग जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। और फिर इसी पॉइजन के दरमियान से वो अपना आयरन स्पीयर लेके बड़ी इक्वल अंदाज में उसके पास पहुंच गया। जूकिंग का आयरन स्पीयर उसके हाथ को कट करते हुए आर पार घुस चुका था और इस तरह से उसने प्रिंस पर अपना डोमिनेंस साबित किया। प्रिंस जूकिंग को बताता है कि मरमेड की रेस पर किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता, तूने अपने स्पीयर पर पॉइजन का यूज किया था, मगर तेरा पॉइजन मुझे मार नहीं सकता। हालांकि उतने में वो उल्टियां करना शुरू कर देता है। जूकिंग उसे बता रहा था कि तेरे लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन का यूज किया था, अब इसका तुम्हें कोई एंटीडोट नहीं मिलेगा। दरअसल जूकिंग के दोस्त किंगपिंग ने उसे बहुत ही स्पेशल हॉर्सशू क्रैब का पॉइजन दिया था, सिर्फ यही एक पॉइजन मरमेड को मार सकता है। और प्रिंस भी समझ गया था कि वो अब मरने वाला है, इसलिए वो जूकिंग को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वो जूकिंग पर पॉइजन का काफी भयानक अटैक कर देता है, जो कि बड़ी बड़ी लहरों में तब्दील होकर उसे घेर चुका। साथ ही प्रिंस उसे बताता है कि ये मेरी इनेट एबिलिटी है, तो बिल्कुल भी बच नहीं सकता। तो जूकिंग ने अपनी फॉरबिडन ड्रैगन सी वेल को वहाँ पर समन कर लिया, जिसने एक ही झटके में उस पूरे पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर प्रिंस अब अपने साथियों को पैगाम भेजने वाला है कि उतने में जूकिंग की शैडो ने उसे जकड़ लिया और फिर जूकिंग बड़े इक्वल अंदाज में उसके गले को स्लिट करते हुए उसे एक्सप्लोड कर देता है। खैर प्रिंस का तो काम तमाम हो चुका था, तो जूकिंग ने उसकी स्टोरेज बैग को उठा लिया। उसने देखा कि प्रिंस ने टोकन से अपने साथियों को पैगाम भेज दिया है, इसलिए जूकिंग तुरंत ही उस टोकन को क्रश करके वहाँ से रवाना हो चुका। अब थोड़ी देर में प्रिंस की सिस्टर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि किसी ने मेरे भाई को पूरी तरह से क्रश कर दिया और वो यहाँ पर अकेला था, तो बताओ तुम लोगों ने इसे फॉलो क्यों नहीं किया। जिस पर वो गार्डियन बताते हैं कि वो रोज रात यहाँ पर आया करते थे और उन्होंने हमें फॉलो करने से मना करके रखा था। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि जो भी बंदा मेरे क्लैन के लोगों को मारेगा, हमारी मर्मेड की ऑरा उसकी बॉडी पर अपना ट्रेस जरूर छोड़ेगी। जल्दी से सेवन पिक को सील करो, हमें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने हमारे प्रिंस को खत्म किया। उतने में दूसरी प्रिंसेस भी वहाँ पर पहुँच गई
गई। वो भी अपने भाई के लॉस की वजह से काफी ज्यादा भड़क गई थी। उन्हें ये भी पता चला कि प्रिंस का विश बॉक्स गायब है, तो उन्हें किसी भी कीमत पर उस बॉक्स को ढूंढना था। इसलिए उन्होंने 7वें पिक को सील करना शुरू कर दिया। वहीं पर ज़ूकिंग को पता था कि ये लोग उसे कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए वो 7वें पिक से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर डिफेंस टीम उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और सिपाही उसे बताने लगे कि 7 पिक कुछ दिनों तक सील्ड रहेगा, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। तो ज़ूकिंग उन्हें बताने लगा कि मैं क्राइम डिवीजन से बिलोंग करता हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे रोकना चाहोगे? जिस पर वो गार्ड कहता है कि तुम्हारे पास स्पेशल टोकन होना चाहिए, उसके अलावा तुम पोर्ट छोड़कर नहीं जा सकते। इधर मर्मेड प्रिंसेस भी पोर्ट की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। साथ ही ज़ूकिंग को डिफेंस टीम के लोगों ने घेर लिया। वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर मसला होगा। दरअसल प्रिंसेस को ज़ूकिंग की बॉडी से उसके भाई की ऑरा महसूस हो रही थी। तो जैसे वो ज़ूकिंग के पास पहुंची, ज़ूकिंग का फेस पूरी तरह से बदल गया। दरअसल ये दूसरा ही बंदा था। साथ ही प्रिंस की ऑरा भी वैनिश हो गई। अब अगले सीन में हम देख पाते कि ज़ूकिंग पोर्ट से निकल चुका है, मगर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा ये हमें दिखाया जाता। दरअसल ज़ूकिंग का दोस्त किंगपिंग इसी डिफेंस डिवीजन का डिसाइपल था। वो अपने साथियों को रिश्वत देते हुए बता रहा था कि ज़ूकिंग मेरा भाई है, वो कभी भी किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। तो फाइनली ज़ूकिंग को वहाँ से जाने की परमिशन मिल गई और जो बंदा प्रिंसेस को मिला था वो तो कोई और है। ज़ूकिंग कह रहा था कि किंगपिंग ने एक बार फिर से मेरी मदद की, मुझे जरूर से उसके एहसानों को चुकाना पड़ेगा। और अब नक्शे को चेक करके उसने लिजर्ड आइलैंड पर जाने का फैसला लिया। उसे कुछ दिनों तक 7 पीक सिटी से दूर रहना था। शिप्स बनाने वाले जैंग सान ने उसे बताया था कि लिजर्ड्स की स्किन काफी ज्यादा स्पेशल होती है। अगर ज़ूकिंग को लिजर्ड की खाल मिल गई तो उसके पास एक बढ़िया सी वेसल होगी। साथ ही ज़ूकिंग ने प्रिंस का बॉक्स भी चेक किया। ऐसा ही बॉक्स उसे स्कैवेंजर कैंप के मासी के पास मिला था, मगर ज़ूकिंग उसे ओपन नहीं करता। प्रिंस के ट्रेजर में उसे एक टलिस्मान भी मिल चुका था, जिसे मरमेड सील ट्रेजर कहा जाता है। सब ज़ूकिंग इन ट्रेजर्स को चेक कर ही रहा था कि उतने में उसकी वेसल पर अटैक हो गया। दरअसल इसे सिरुकिस प्लांट कहा जाता था। 7 पिक सेक्ट के रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र किया गया है। ये प्लांट स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवावर कर सकता। तो ज़ूकिंग ने जैसे तैसे उस प्लांट के अटैक्स को काउंटर करते हुए उस पर ब्लैक पिल से अटैक किया। दरअसल इस सिरुकिस प्लांट की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, इसे एलियन टेंट पसंद नहीं आता और ज़ूकिंग की ब्लैक पिल में एलियन पॉइजन की प्रॉपर्टीज थी, जिसके चलते सिरुकिस तुरंत ही वहाँ से दूर हो जाता है। अब उसी इलाके में हमें डिस्पैच डिवीजन की जाओ जोंगहेंग की शिप दिखाई गई। तो सिरुकिस ने तुरंत ही जोंगहेंग की शिप पर हल्ला बोल दिया। जोंग तो ये सब देखकर ही पैनिक हो जाता है, मगर उसके साथ जो बंदी थी उसने बड़े ही कुल अंदाज में सिरुकिस प्लांट पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे वो प्लांट थोड़ा सा पीछे हट जाता है। साथ ही वो जोंग से पूछ रही थी कि बताओ तुम मुझे कौन से रास्ते पर लेके आए हो, जरूर से तुमने गलत डायरेक्शन में शिप को घुमाया होगा। तब तक सिरुकिस ने एक बार फिर से उन पर अटैक कर दिया, मगर इस बार जोंग खुद ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वेल इस बंदी का नाम था शुई और ये 7वें पिक की कोर डिसाइपल है। वो जोंग से कह रही थी कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने रास्ता बदलने की वजह से हम मुसीबत में फंस चुके। मैंने तो ग्रेट आंट की बात को सुनना ही नहीं चाहिए था, उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हारे साथ आई थी। दरअसल जोंग इस बंदी को काफी ज्यादा पसंद करता है और इसी वजह से वो शुई की सारी डांट को झेल रहा था। उसे समझाता है कि मेरे ये वेसल 9वीं रैंकिंग का ट्रेजर है, ये सिरुकिस के अटैक को झेल सकती। साथ ही मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी पैगाम भेज दिया, वो जल्दी हमें रेस्क्यू करवाने के लिए आ जाएंगे। उतने में ज़ूकिंग की बोट वहाँ से गुजरने लगी। उन्होंने देखा कि ज़ूकिंग आराम से बैठा हुआ था और सिरुकिस प्लांट उसकी बोट पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। अब ज़ूकिंग को देखते साथ ही जोंग को याद आया कि अरे ये तो वही हैंडसम बंदा है जिसने उस मोटे हुआंग की मदद की थी। अरे सीवल सिरुकिस प्लांट ने तो इस बंदे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। वहीं पर शुई तो ज़ूकिंग को देखते साथ ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कहती है कि बंदा तो बड़ा ही कूल और हैंडसम लग रहा, जिसके बाद वो ज़ूकिंग से पूछने लगती है कि जूनियर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कौन सी मेथड का यूज करके इन सिरुकिस को हैंडल किया। अब जोंग को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि शुई ज़ूकिंग से इतने प्यार से बात कर रही, तो ज़ूकिंग से पूछने लगा कि जल्दी बता तूने इस क्रीचर को अवॉइड कैसे किया, मगर ज़ूकिंग ने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर मारा था। अब इससे तो जोंग के खून में मानो बुलबुले उठने लगे। वो अपने पावर का यूज करते हुए एक जायंट सोर्ड को फॉर्म कर सीधे ज़ूकिंग की तरफ चार्ज कर देता है, जो देख ज़ूकिंग ने भी बड़ी इक्वल अंदाज में अपनी फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल का यूज करके उसकी तलवार को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वेल को देखकर ही शुई तो ज़ूकिंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वहीं पर जोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि इस बंदे ने शायद अपनी फाउंडेशन को भी एस्टेब्लिश किया, इसके पास तो रिमार्केबल टैलेंट होगा। वहीं पर शुई ज़ूकिंग को
बताने लगी कि प्लीज जोंग को माफ कर दो, उसने बस पैनिक होकर तुम पर अटैक किया था। प्लीज इस मुश्किल वक्त में तुम हमारी हेल्प करो, अगर तुम्हें बदले में कुछ चाहिए तो तुम क्लियरली बता सकते हो। तो जू किंग शुई से कहने लगा कि मेरी बोट पर सफर करना है तो आपको 20 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, और अगर इसे भी हमारे साथ आना है तो इस बंदे से मैं 100 स्पिरिचुअल स्टोन से कम नहीं लेने वाला। जो सुनकर ही जोंग तो शॉक हो गया, क्योंकि जू किंग उससे ढेर सारे पैसे मांग रहा था। तभी शुई कहने लगी कि हमारी बोट इस सी वाटर में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हें 20 स्पिरिचुअल स्टोन एक्स्ट्रा देती हूँ। तो जू किंग ने भी इस डील को एक्सेप्ट किया, इसलिए शुई तुरंत ही जोंग की बोट से उतरकर सीधे जू किंग की वेसल पर चली गई। जू किंग उससे पूछ रहा था कि आपने मुझे 200 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों दिए, मैंने तो बस आपसे 20 मांगे थे। तो शुई उसे बताती है कि दरअसल मुझे जीशान आइलैंड जाना था, मैं चाहती हूँ कि जूनियर मुझे वहाँ तक एस्कॉर्ट करे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। जू किंग को पता था कि जीशान आइलैंड आइलैंड के ही रास्ते में पड़ने वाला है, तो शुई को वहाँ तक पहुँचाने में उसे रूट बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जू किंग तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। इधर जोंग शुई से कह रहा था कि सीनियर प्लीज इस बंदे पर भरोसा मत करो, लेकिन शुई तो उसी पर ही गुस्सा हो गई। वो कहती है कि तुम यहीं पर अपने ग्रैंडफादर का इंतजार करते रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। तब तक जू किंग ने सी वाटर में ब्लैक पिल्स को रिलीज कर दिया, जिससे सिरुकिस प्लांट उसकी वेसल को छोड़कर सीधे जोंग की वेसल पर अटैक कर देते हैं। तो जोंग भी इरिटेट होकर कहने लगा कि मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरी बोट पर तो नहीं आने वाला। मगर फिर सिरुकिस को देखकर उसकी इतनी फट गई कि वो 100 स्पिरिचुअल स्टोन देकर जू किंग की वेसल पर चला जाता है। अब ये लोग फॉरबिडन सी में पहुंच चुके थे, जहाँ पर शुई जू किंग के साथ काफी प्यार से बात कर रही थी। कभी वो जू किंग की तारीफें करती तो कभी उसके जहाज की। वो कहती है कि जूनियर अगर तुम्हें कल्टीवेट करना है तो कर सकते हो, तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब जू किंग के लिए शुई की इतनी फिक्र देखकर ये जोंग का दिल तो टूट गया। उतने में उसे एक ड्रैगन फिश मिल जाती है, तो खुश होकर शियू को बताने लगा कि इसे खाने से आपकी कल्टीवेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मगर शियू से कह रही थी कि प्लीज शोर शराबा मत करो, देख नहीं रहे हमारा जूनियर कल्टीवेट कर रहा। अब ये सुनकर ये बेचारा जोंग तो गुस्से में खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि ये बंदा बस थोड़ा सा हैंडसम है, मगर क्या हैंडसम होना ही सब कुछ होता, खूबसूरती से तो पेट नहीं भरा जा सकता। और तभी शुई को इम्प्रेस करने की उसके दिमाग में एक और आइडिया आ गई। वो तुरंत एक एलिक्सर पिल बाहर निकाल लेता है। वो शुई से कह रहा था कि सीनियर मैं जानता हूँ कि आज मेरा बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं था, प्लीज मुझे माफ करो। इस पिल को खाने से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मगर शुई कहती ना मुझे तुम्हारी पिल नहीं चाहिए। मगर फिर अगले ही पल उसका इरादा बदल गया, उस पिल को एक्सेप्ट कर लेती है, जो देखकर ही जोंग की तो मानो दिल में ही गिटार बजने लगी। उसे लग रहा था कि चलो फाइनली सीनियर को मेरी फीलिंग समझ आ गई। वो तो अपने ही ख्यालों में खो जाता है, मानो उसके दिल में शादी की शहनाइयां गूंज रही हो। वो झूमते हुए कह रहा था कि सीनियर ने आज मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया, हो सकता है कि कल वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ले। फिर तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमारा एक छोटा सा घर होगा जहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। वेल यही सब सोच कर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मगर तभी उसे शुई की आवाज सुनाई देती है। वो जू किंग से कह रही थी कि ये सफर काफी ज्यादा थका देने वाला है, तो क्यों ना तुम्हें एलिक्सर पिल कंज्यूम करो, इससे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। अब ये सुनते साथ ही बेचारे जोंग के सपने शीशे जैसे टूटकर बिखर गए थे। उसे अब अपने सपनों में छोटा सा घर और शुई के बच्चे नजर आ रहे थे, मगर बस उन बच्चों का बाप अब बदल गया था। उसकी जगह पर जू किंग ही शुई का हस्बैंड बन गया। और यही सब सोचकर बेचारे जोंग का दिल पूरी तरह से तार तार हो गया और रोते हुए कह रहा था कि सीनियर आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये तो सरासर गलत है। मुझ पर इतने जुल्म ढाने की बजाय तो आप मुझे उस मॉन्स्टर के हवाले कर देती। इधर जोंग की ड्रैगन फिश भी तड़प तड़प कर मारी गई। खैर अब जहाज पर गम का माहौल था और उतने में समंदर पूरी तरह से रेड हो जाता है। यहाँ का फिनोमिना बदलते साथ ही जू किंग भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ गया। समंदर के नीचे उन्हें ढेर सारी एंटिटीज का एहसास हो रहा था और फिर वो सारे क्रीचर्स पानी के ऊपर आ गए। वेल इन्हें 100 इवल स्पिरिट वॉकिंग एट नाइट कहा जाता था। सो दोस्तों अगर इन इवल स्पिरिट्स की बात की जाए तो ये 100 क्रीचर्स एक बहुत ही स्ट्रेंज म्यूजिक को प्ले करते थे। ये साउंड ऑर्डिनरी लोगों को सुनना अलाउड नहीं था, क्योंकि इस धुन के जरिए इवल स्पिरिट चांद का वेलकम करते थे। ये फिनोमिना एक्चुअली में हेवन के प्लान्स का हिस्सा है। इसे 100 साउंड बिकम शैडोज प्रोफेसी के नाम से भी जाना जाता। इसका मतलब है कि जब गोल्डन क्रो यानी कि सूरज और हेवनली टोड यानी कि चांद की एनर्जी एक साथ अलाइन होगी, तब एंडलेस सी एक डिवाइन म्यूजिक को रिलीज करेगा। इस रेयर मोमेंट में एक एंशिएंट गोल्डन क्रो ड्रैगन दोबारा से
जाग सकता है और फिर दुनिया में एक बहुत बड़ी किस्मत बदलने वाली घटना की शुरुआत होगी। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि इस इवेंट को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये हेवन के द्वारा तय की गई कॉस्मिक डेस्टिनी का हिस्सा है। शुई ने भी इस फिनोमिना के बारे में अपने सेक्ट के रिकॉर्ड में पढ़ा था। वो कहती है कि ऐसा फिनोमिना अपीयर होने पर हमने शांत रहना चाहिए, ना किसी चीज को टच करो, ना इन्हें डिस्टर्ब करो और ना ही इस म्यूजिक को सुनो। जूकिंग भी इस बारे में जानता था और तभी आसमान में एक रेड सन गोल्डन क्रो अपीयर हो जाता है। उसके आते साथ ही जूकिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, उसे मानो कि इल्यूजन नजर आया हो। साथ ही वो सारी इवल क्रीचर्स किसी के सामने अपना सिर झुकाने लगे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।